हेलो गाइस। सो ये एक अनदर लेक्चर है ऑफ द सेम जे एडवांस PYQ जो मैं 2000 से 2024 तक करवा रहा था। तो ये बेसिकली काइनेमेटिक्स 1D एंड 2D चैप्टर्स है गाइस। तो इसमें मैं काइनेमेटिक्स ही बेसिकली लूँगा, आई नॉट टॉक अबाउट द फोर्सेस एंड ऑल, जहाँ पे सिर्फ वेलोसिटीज़, रिलेटिव वेलोसिटीज़, वेक्टर्स, इन सब के बारे में डिस्कशन होगी। और फोर्सेस वगैरह मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में लूँगा इसके बाद। तो यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटीज, वेक्टर्स एंड ऑल दोज थिंग्स। प्रोजेक्टाइल मोशन टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन, वो 2D में कवर होगा। तो ये सब इन सब टाइप की क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं जे एडवांस में, मैं उन सब को यहाँ पे डिस्कस करूँगा गाइज। तो टोटल ऑफ 18 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो मैंने लिया है। तो चलो एक एक करके गाइज मैं डिस्कस करता हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट बेसिकली केम इन 2024। ये क्या बोल रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द लोकेशन x0, y0 इज इक्वल टू 0, 0। तो यहाँ पे कोई ऐसे x0, y0 कंसिडर करो। दिस इज बेसिकली व्हाट x0, y0, 0, 0 बेसिकली ये है। दिस इज 0, 0 ऑफ अ हॉरिजॉन्टल प्ले ग्राउंड विद एन इनिशियल स्पीड v0 एट एन एंगल ऑफ θ0 फ्रॉम द पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो सपोज करो ऐसे यहाँ पे है, दिस इज v0 एंड दिस इज एंगल θ0, जहाँ से जितने एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया गया इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, दिस इज प्लस x। द बॉल इज टू बी हिट बाय अ स्टोन विच इज थ्रोन एट द सेम टाइम फ्रॉम द लोकेशन x1, y1 इज इक्वल टू L, 0। तो इसको थोड़ा अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो सपोज करो यहाँ से ये x1, y1 है, दैट इज L, 0, 0 है मतलब कि सेम x एक्सिस पे, पॉजिटिव x एक्सिस पे राइट की तरफ, और वहाँ से किसी स्टोन को फेंका गया है। द स्टोन इज थ्रोन एट एंगल ऑफ 180 माइनस ऑफ θ1। तो देखो 180 इतना पूरा हो जाएगा माइनस ऑफ θ1, हम पॉजिटिव x डायरेक्शन से एंगल ले रहे हैं, तो ये जो होगा वो कुछ इस तरीके से ऐसा होगा। स्टोन को ये 180 माइनस ऑफ θ1 हो जाएगा दिस, और तो ये वाला एंगल जो होगा दिस इज़ बेसिकली θ1। तो ये θ0 एंगल है एंड दिस इज़ θ1 एंगल है विथ अ सुटेबल इनिशियल स्पीड। तो इसकी v0 दे रखी है इनिशियल स्पीड, इसकी कुछ ले लो u0 ले लो इनिशियल स्पीड। फॉर अ फिक्स्ड v0 फिक्स्ड के लिए व्हेन θ0, θ1 इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री। ओके, फर्स्ट सिचुएशन दिया है जहाँ पे θ0 भी 45 डिग्रीज है एंड θ1 भी 45 डिग्रीज है। दिस इज बेसिकली द फर्स्ट सिचुएशन। तो वहाँ पे बोल रहा है, और v0 फिक्स्ड है, v0 इज ऑल्सो फिक्स्ड, u0 इज नॉट फिक्स्ड। तो कह रहे द स्टोन हिट्स द बॉल आफ्टर टाइम t1। स्टोन जो है वो बॉल को टाइम t1 के बाद हिट कर रहा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, और कह रहा है एंड व्हेन θ0, θ1 इज 60 एंड 30। तो सेकंड सिचुएशन दिया है जहाँ पे θ0 कितना है, दैट इज 60 डिग्रीज, एंड θ1 कितना है, दैट इज 30 डिग्रीज। ये जब गिवन किया गया है तो बोल रहा है इट हिट्स द बॉल आफ्टर टाइम t2 टाइम के बाद बॉल को हिट करेगा जो स्टोन है। तो रेशियो पूछ रहा है t1/t2 स्क्वायर इज व्हाट। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन गाइज। इसको कैसे हमें अप्रोच करना है? सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्टोन जब हिट करेगा बॉल को तब क्या सिचुएशन बनेगी। तो जो सिचुएशन है वो बेसिकली इस टाइप की बनेगी, व्हेन द स्टोन हिट्स द बॉल, तो दोनों का x इक्वल होगा, मतलब x ऑफ दिस बॉल एंड x ऑफ स्टोन विल बी सेम एट दैट पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि एक टाइम पे ही वहाँ पे कोलिजन हो रही है दोनों के बीच में। तो आप ऐसे लिख सकते हो, x क्या होता है इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज u cos θ इंटू टी, दिस इज बेसिकली x। तो यहाँ पे आप देखोगे तो x ऑफ स्टोन क्या होगा, x ऑफ बॉल क्या होगा? सबसे पहले x ऑफ बॉल हमारे पास v0 है वेलोसिटी, cos ऑफ θ0 है, दैट मल्टीप्लाइड बाई t, दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, u0 cos ऑफ θ1 इंटू टी। ये अपने पास होगा गाइज। तो ये रहा x की बात। दिस नॉट, ये देखो v0 cos θt जो ये है v0 इंटू कॉस θ0 इंटू टी, वो यहाँ से डिस्टेंस बताएगा कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस, और जो दूसरा वाला है u0 cos θ1 इंटू टी, वो यहाँ से डिस्टेंस बताएगा। तो इन दोनों डिस्टेंस को जैसे मान लो पर्टिकुलरली यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे जो सपोज करो, सो दिस इज x1, यहाँ पे अगर इसको x मानोगे तो ये डिस्टेंस कुछ पर्टिकुलर आएगा, तो l माइनस ऑफ ये डिस्टेंस करोगे तो x आ जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे l माइनस ऑफ दिस लिखना पड़ेगा ऐसा गाइज। तो यहाँ से आप देखोगे तो t अगर निकालोगे तो t कितना होगा, l अपॉन v0 cos ऑफ θ0 प्लस ऑफ u0 cos ऑफ θ1। ये आपके पास टाइम आ जाएगा यहाँ से, दिस इज द टाइम इक्वेशन। सो दिस इज बेसिकली x डायरेक्शन का था। अभी y डायरेक्शन में आप कंसिडर करोगे तो y डायरेक्शन में देखो क्या लिख सकते हो गाइज। y डायरेक्शन में भी आप सिमिलरली लिख सकते हो
y की बेसिकली जो y होगा वहाँ पे वो इक्वल होगा। जैसे मैंने x को इक्वल बोला है, तो अब की बार जहाँ पे दोनों आपस में लड़ेंगे, कोलाइड करेंगे, वहाँ का y इक्वल होगा। तो y का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू वाई टी हो जाएगा, तो वी नॉट साइन ऑफ थीटा नॉट इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज फॉर द बॉल, एंड फॉर द स्टोन क्या होगा, यू नॉट साइन ऑफ थीटा वन इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से टी टी भी कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या बच रहा है यहाँ पे गाइस, बेसिकली आपके पास बच रहा है कि वी नॉट साइन ऑफ थीटा नॉट जो है दैट इज इक्वल टू यू नॉट साइन ऑफ थीटा वन, राइट। ये होगा। तो अभी हमारे पास पर्टिकुलर इक्वेशन है, आपको थीटा नॉट और थीटा वन मालूम है अलग अलग सिचुएशन में। तो केस वन अगर हम देखें, तो केस वन अगर आप देखोगे तो वी नॉट फिक्स्ड है इंटू साइन ऑफ थीटा नॉट क्या है केस वन में, थीटा नॉट इज 45, दोनों 45 है केस वन में। तो ये और ये बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्टली, तो वी नॉट इज इक्वल टू यू नॉट आ जाएगा हमारे पास, राइट। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो टी वन कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एल अपॉन वी नॉट यू नॉट सेम हो गया, एंड थीटा नॉट थीटा वन भी सेम है। तो ये हो जाएगा वी नॉट अपॉन रूट टू प्लस ऑफ वी नॉट अपॉन रूट टू, इट मीन्स टू वी नॉट अपॉन रूट टू, सो दैट इज रूट टू वी नॉट। ये हो जाएगा अपने पास टी वन। अभी सिमिलरली आप टी टू देखोगे, लाइक केस टू अगर मैं देखूँ तो केस टू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी नॉट इंटू थीटा नॉट क्या है केस टू में, थीटा नॉट इज 60 डिग्रीज, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज वॉट, रूट थ्री अपॉन टू, राइट। दैट इज इक्वल टू यू नॉट इंटू थीटा वन कितना है, थीटा वन इज बेसिकली 30 डिग्री, तो साइन ऑफ 30 डिग्री दैट इज हाफ, राइट। सो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यू नॉट इज इक्वल टू रूट थ्री वी नॉट हो जाएगा, यू नॉट इज इक्वल टू रूट थ्री वी नॉट। तो यहाँ से आपको टी टू बेसिकली कितना होगा, एल अपॉन वी नॉट है अपने पास इंटू कॉस ऑफ थीटा नॉट, कॉस ऑफ थीटा नॉट इज 60 डिग्री, कॉस ऑफ सो दिस इज हाफ, प्लस यू नॉट कितना हो गया, यू नॉट इज रूट थ्री वी नॉट इंटू कॉस ऑफ थीटा वन, इट मीन्स कॉस ऑफ 30 डिग्री, सो दैट इज रूट थ्री अपॉन टू, राइट। तो यहाँ से आप देखोगे तो आपके पास, लेट मी इरेज दैट, ये बेसिकली कितना हुआ, टी टू इज इक्वल टू एल अपॉन दिस इज वी नॉट अपॉन टू प्लस ऑफ थ्री वी नॉट अपॉन टू, राइट। सो दिस इज फोर वी नॉट अपॉन टू, सो दैट इज टू वी नॉट, सो एल अपॉन टू वी नॉट आपके पास हो जाएगा टी टू। वी नीड टू फाइंड वॉट, वी नीड टू फाइंड टी वन अपॉन टी टू होल स्क्वायर, ओके। सो टी वन अपॉन टी टू होल स्क्वायर, लेट मी इरेज दिस। सो टी वन इज एल अपॉन रूट टू वी नॉट एंड दिस इज एल अपॉन टू वी नॉट, राइट। सो एल कैंसिल आउट हो गया, दिस कैंसिल आउट हो गया, दिस इज रूट टू, so it root 2 square that is 2, so 2 is basically the answer guys, that's what वो जो ask किया था t1 upon t2 square, so that is 2 is basically the answer. Good question. Now moving ahead, ये क्या बोल रहा है कि a person of height 1.6 meters is walking away from a lamp post of height 4 meters. तो ये एक लैम्प पोस्ट मान लो 4 मीटर हाइट का, और एक पर्सन है ऐसा 1.6 मीटर हाइट का, so this is 4 meters and this is 1.6 meters, right, along a straight path on a flat ground. तो कुछ ऐसे मान लो like this. The lamp post and the person are always perpendicular to the ground, जैसा मैंने बनाया है, these are perpendicular to the ground always. If the speed of the person is 60 centimeters per second, speed of the person, let me write all these A, B, C, D and this is E. So यहाँ से ये 4 meters है, let us assume BC is X and this is Y, right? So ये ट्राइंगल से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी डी आप ट्राइंगल देखोगे, सो दैट इज 4 अपॉन एक्स प्लस वाई, अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी आई एम राइटिंग गाइज, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, सो दैट इज इक्वल टू 1.6 अपॉन वाई, राइट। ऐसा कुछ हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से x और y के बीच में रिलेशन आप निकाल सकते हो, दैट इज 4y इज इक्वल टू 1.6x प्लस 1.6y। सो यहाँ से देखो 4 माइनस ऑफ 1.6 इज वॉट, दैट इज 2.4y इज इक्वल टू 1.6x। तो कितना हो गया, 4 टाइम्स 4 एंड 4 टाइम्स 6, सो दिस इज 3, दिस इज 2, सो 3y इज इक्वल टू 2x, राइट। 3y इज इक्वल टू 2x एंड दिस इज x, दिस इज y। सो अगर आपको देखो उस पर्सन की स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो ये जो BC की डिस्टेंस है वो बेसिकली चेंज हो रही है, एंड दैट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज बेसिकली द स्पीड ऑफ द पर्सन, राइट। सो दिस इज x, सो dx by dt
इज बेसिकली द स्पीड ऑफ द पर्सन. उसके बाद बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द पर्सन शैडो ऑन द ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन. तो जो पर्सन के शैडो का जो स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द पर्सन शैडो है वो आपको y में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम से मिलेगा, बिकॉज वो शैडो है. तो यहाँ से आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, 3dy/dt इज इक्वल टू 2dx/dt हो जाएगा, राइट. सो 3 into dy/dt that we need to find. We need to find dy/dt that is equal to 2 into dx/dt is 60 centimeters per second. So this is 20 and this is 40. So dy/dt is basically what? That is 40 centimeters per second. This is basically the speed of the tip of the person's shadow. So this is 40 guys. Very easy question. Now moving ahead. ये क्या बोल रहा है कि a projectile is fired from horizontal ground with speed v and projection angle theta. ठीक है, ऐसा कोई यहाँ से प्रोजेक्टाइल फायर किया गया है विथ स्पीड v एंड हॉरिजॉन्टल के साथ जो उसका एंगल है दैट इज थीटा है, राइट. व्हेन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g. अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपने पास कितना है, g है. तो ऐसे कुछ मोशन होगा यहाँ पे आएगा एंड दिस इज y एंड दिस इज x, राइट. ऐसा कुछ है. तो यहाँ पे g है अभी हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज d. तो रेंज कितना होता है, दैट इज u स्क्वायर, यहाँ पे v है, सो v स्क्वायर sin 2 theta upon g. This is basically the range of the projectile motion, right? This is d. d is given. अभी कह रहा है कि if at the highest point in its trajectory, highest point यहाँ पे just suppose the projectile enters a different region where the effective acceleration due to gravity is g dash is equal to g upon 0.81. इतना हो गया हमारे पास. तो न्यू रेंज बोल रहा है d dash is equals to nd, the value of n. Very easy question guys. तो हाफ रेंज, यहाँ तक तो रेंज सेम होगा. तो जो डी डैश होगा दैट इज इक्वल टू इसका आधा वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g, इसका आधा और प्लस एक कुछ फैक्टर आएगा, एक और कुछ टर्म आएगा, वो टर्म इससे इन्फ्लुएंस होगा g अपॉन 0.81. तो उसको आप कैसे निकालोगे, तो गाइज देखो यहाँ पे आप ऐसे निकाल सकते हो कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो उसकी स्पीड होगी यहाँ पे दिस इज व्हाट v cos ऑफ थीटा, राइट. ये होगा हमारे पास एंड दिस g इज गिवन. वी नीड टू फाइंड द रेंज, राइट. तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से अभी कितना रेंज होगा वो निकालना है आपको. सो वी ऑलरेडी नो दैट x इज इक्वल टू u इंटू टी. वी नीड टू फाइंड दिस t. ये t कैसे निकलेगा, y हमें पता है, y कितना है, दैट इज दी ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट. दिस इज y. ये y डिस्टेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. यहाँ पे आप g अपॉन 0.81 मत लिख देना, बिकॉज ये जो यहाँ तक का जो मोशन है वो बेसिकली मैक्सिमम हाइट आप ऐसे ही निकालोगे. दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू यू वाई टी. तो यू वाई टी 0 है एंड हाफ जी टी स्क्वायर. तो हाफ इंटू जी कितना है, g अपॉन 0.81 है इंटू टी स्क्वायर है यहाँ से, राइट. सो यहाँ से आपकी टी निकल जाएगी गाइज. तो यहाँ पे कैसे कर सकते हो, देखो ये 2 कैंसिल आउट हो गया एंड ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज 0.81 अपॉन ये जी स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर. तो टी यहाँ से कितना आ जाएगा, टी इज़ बेसिकली 0.9 यू साइन थीटा अपॉन जी, राइट. ये अपने पास टी हो जाएगा. इस टी को यहाँ पे पुट करो तो एक्स कितना होगा, वी कॉस थीटा इंटू 0.9 वी है एक्चुअली में वो, तो वी साइन थीटा अपॉन जी. ये दिस इज़ वी बेसिकली गाइज, ओके. यहाँ पे कंफ्यूज मत होना. सो दिस इज़ 0.9 वी साइन थीटा अपॉन जी. तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर 2 लिख दो, नीचे 2 लिख दो और 0.9 बाहर ले आओ. लेट मी इरेज समथिंग. सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू ये 2 लिखा मैंने, तो 2 वी स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज साइन 2 थीटा, राइट, अपॉन 2g और इंटू 1.9 आ जाएगा. तो अभी आपको दिस प्लस दिस करना है. तो वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g तो कॉमन आ गया, दैट इज वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g. दिस इज बेसिकली कॉमन और यहाँ पे 1 हो गया, 1 आ गया प्लस 0.9 दैट इज़ 1.9 आ गया, राइट. सो दिस. तो अभी जो रेंज आया था अपना दैट इज़ वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आया था, तो एक 2 एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है, इस 2 को मैं अंदर ले लेता हूँ. तो ये अभी कितना हो गया, दिस इज़ बेसिकली डी. 2 हटाकर ये डी हो गया, राइट. और हमें डी डैश इज इक्वल टू एन इंटू डी बोला गया है. तो एन इज़ 1.9 अपॉन 2 इंटू डी हो गया. तो डी हमारे पास ये हो गया. सो दिस इज़ वॉट, दिस इज़ 2 9 टाइम्स 18 and 5, that is 0.95 is basically the answer. The value of n is 0.95, right? So this is basically the answer guys. Very easy question. Now moving ahead. ये क्या बोल रहा है कि projectile is thrown from a point O on the ground at an angle 45 degree from the vertical
वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 45 डिग्री सेम होगा एंड विद स्पीड 5√2 मीटर्स पर सेकेंड। तो देखो यहाँ से ऐसा कुछ प्रोजेक्टाइल थ्रू किया गया पॉइंट O से, ये हॉरिजॉन्टल है विद द स्पीड 5√2 मीटर्स पर सेकेंड है एंड जो एंगल है दैट इज़ 45 डिग्री। ऐसा कुछ है हमारे पास। कह रहे द प्रोजेक्टाइल एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री स्प्लिट्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ऐसा पूरा बना लो। यहाँ पे देखो हाईएस्ट पॉइंट में जैसे ये जाएगा मतलब मैक्सिमम हाइट पे, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया गाइज यहाँ पे। तो एक तो यहाँ तक का मोशन देखो आप ऐसे है, यहाँ से फिर ये जाएगा ऐसा जस्ट बिफोर द स्प्लिटिंग है, और जस्ट आफ्टर द स्प्लिटिंग अगर मैं बनाऊँ तो ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ। उसको बनाता हूँ मैं आगे क्वेश्चन को पढ़ के कि कैसा क्या दिया हुआ है। ये जस्ट आफ्टर द स्प्लिटिंग बनाऊँगा मैं। उसमें क्या बोल रहा है कि 1 पार्ट फॉल्स वर्टिकली डाउन द ग्राउंड। तो एक पार्ट यहाँ है, एक पार्ट ऐसे नीचे आ जाएगा, ये वर्टिकली डाउन ऐसे नीचे गिर जाएगा यहाँ पे। उसको गिरने में 0.5 सेकेंड लग रहा है। सो इट इज़ टेकिंग 0.5 सेकेंड आफ्टर द स्प्लिटिंग। द अदर पार्ट t seconds after the splitting falls to the ground at a distance x मीटर फ्रॉम द पॉइंट O। O पॉइंट यहाँ था, ये याद रखना है, इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ से x मीटर पूछ रहा है। तो ये मान लो कुछ ऐसे आगे गिरेगा, यहाँ पे कुछ होगा ऐसा। अभी मैं इसको आगे ही क्यों दिखाया हूँ, बिकॉज देखो यहाँ पे एक बात बहुत गौर करने वाली है गाइज, अपने ही कारण वो स्प्लिट हो रहा है। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है जो उसको स्प्लिट कर रही है, जो भी पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में मूव कर रहा है, तो अपने कारण स्प्लिट हो रहा है, इंटरनल फोर्सेस के कारण। तो उसकी सेंटर ऑफ मास बेसिकली इसी पाथ पे जाएगी। द सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज टेक दिस पाथ ओनली। तो इसीलिए किसी भी टाइम पे सेंटर ऑफ मास इसी प्रोजेक्टाइल को फॉलो करेगी, और जब यहाँ पे गिर जाएगी तो भी सेंटर ऑफ मास, मतलब दोनों अलग अलग जगह गिरेगा बट सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ही होना चाहिए जब दोनों गिर जाएगा। तो टाइम बेसिकली शेयर्ड है दोनों के बीच में, सेम टाइम पे होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक यहाँ पे गिर रहा है, वर्टिकली डाउन गिर रहा है, तो ऑब्वियसली दूसरे वाले को इधर ही गिरना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों इधर गिर जाएगा तो उसका सेंटर ऑफ मास कहीं उनके बीच में आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाने के लिए हमें एक को आगे गिराना पड़ रहा है, एक को इधर गिराना पड़ रहा है गाइस, राइट। हाँ, और दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पे टाइम t है, जो पहला क्वेश्चन भी पूछा था, वैल्यू ऑफ t इज़, t मतलब सेकंड वाला कितने टाइम के बाद गिरेगा, तो वो सेम होनी चाहिए दोनों के बीच में, 0.5 सेकंड ही होगा। ऐसा क्यों होगा ये आपको पता ही होगा, मुझे पता है, लेकिन फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसा क्यों होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये 0.5 सेकंड में यहाँ गिर गया और ये 0.5 सेकंड में कहीं ऊपर ही रहा ऐसा, तो उन दोनों का सेंटर ऑफ मास अगेन यहाँ पे नहीं लाई करेगा। यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस के कारण जब स्प्लिटिंग हो रही है गाइज, तो नो डाउट एक्स एंड वाई डायरेक्शन में दोनों की मोशंस इंडिपेंडेंट होंगे, बट टाइम दोनों का शेयर्ड है। मतलब टाइम एक्स डायरेक्शन में, टाइम वाई डायरेक्शन में ऐसा नहीं होगा, टाइम शेयर्ड है। एक टाइम पे दोनों को ऐसी जगह पे रहना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास हमेशा इसी पाथ को ले। तो उसके कारण ही जब टाइम टी पे मतलब 0.5 सेकंड पे यहाँ पे गिर जाएगा, तो 0.5 सेकंड पे इसको भी गिरना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं गिरा तो सेंटर ऑफ मास कहीं और ही आएगा, और कहीं और आएगा तो वो गलत हो जाएगा, मतलब इंटरनल फोर्सेस के कारण स्प्लिट हुआ है तो गलत हो जाएगा। तो दैट्स वाई टाइम टी मस्ट बी 0.5 सेकंड ओनली। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो एक बार कमेंट करना, मैं और अच्छे से बता दूंगा आपको कमेंट में। तो ये था पहले पार्ट का आंसर, द वैल्यू ऑफ टी इज़। अभी द वैल्यू ऑफ एक्स इज़, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे एक चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, मोमेंटम कंजर्वेशन गाइज, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्वेशन। ये एक्चुअली मैं इसके बाद लेने का सोचा था, बट यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आ गया है, तो लेट मी एक्सप्लेन। और कोई तरीका नहीं है, तो मुझे वही यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, बट मैं अगले चैप्टर में लेने का सोचा था उसको, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के साथ मुझे मोमेंटम कंजर्वेशन और वो सब लेना था, बट कोई बात नहीं, चलो अभी मैं बता देता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन आप देखोगे तो बिफोर कोलिशन क्या है, इसकी कुछ मास है, दैट इज m इंटू वी। तो v कितना होगा, v हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो 5√2 cos of 45, cos of 45 is 1/√2, so this is 5√2/√2 is 5, so that is equal to what। यहाँ पे एक तो सीधा नीचे ही गिर गया, तो उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी। दूसरी जो m/2 है, हाफ में स्प्लिट हुआ है, सो दिस इज m/2 इंटू इसकी कुछ वेलोसिटी v होगी, राइट। तो ये कितना हो गया v, दैट इज 10 आ गया अपने पास। सो v इज़ 10 मीटर्स पर सेकेंड, मतलब यहाँ से ये 10 मीटर्स पर सेकेंड ले रहा है, और टाइम कितना लग रहा है, दैट इज़ 0.5 सेकेंड। सो x इज इक्वल टू वॉट, क्या होगा 10 इंटू टाइम, टाइम इज़ 0.5 सेकेंड, सो दिस इज़ वॉट, दिस इज़ 5 मीटर्स होगा x। तो अभी x 5 मीटर्स हुआ, कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ इज़ 5 मीटर्स, ठीक है, दिस इज़ 5 मीटर, बट हमें o से पूछ रहा है। जो डिस्टेंस है, जो x है, वो कहाँ से है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, डिस्टेंस x मीटर्स फ्रॉम द पॉइंट o, तो यहाँ पे गलत नहीं करना है, o से है, तो आपको अभी ये आधा भी निकालना है। तो ये आधा हमें प्रीवियस इक्वेशन से मिल जाएगी। तो आपको रेंज निकालना था,
रेंज इज इक्वल टू वॉट, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, राइट. सो यू स्क्वायर इज वॉट, 5√2 है हमारे पास u, 5√2 स्क्वायर, राइट. एंड साइन 2 थीटा, थीटा इज 45, सो दिस इज 1 अपॉन जी. तो ये कितना हुआ, 25 टाइम्स 2 दैट इज 50. सो 50 अपॉन जी हुआ अपने पास r, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5. अगर मैं g को 10 लेता हूँ तो दैट इज 5 मीटर्स. सो 5 मीटर्स रेंज हो गया, उसका आधा दैट इज 2.5 मीटर्स, राइट. सो 2.5 मीटर्स आया ये वाला, दिस इज 2.5 मीटर्स एंड दिस इज 5 मीटर्स. सो 5 प्लस 2.5 दैट इज 7.5 मीटर्स. सो x इज वॉट, दैट इज 7.5 मीटर्स इज बेसिकली द आंसर गाइज. तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल था, बस आपको एक ही कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए था, क्या कि इंटरनल फोर्सेस करंट स्प्लिट हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास इसी डायरेक्शन में जाएगा जो इनिशियल प्रोजेक्टाइल मोशन था. तो टाइम का वहाँ से आपको कंसिडरेशन पता होना चाहिए, और वैसे x निकालना बहुत ईजी था उसके बाद गाइज. तो अभी चलो आगे बढ़ते हैं. ये क्या बोल रहा है कि स्टार्टिंग एट टाइम t इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द ओरिजिन विथ स्पीड 1 मीटर्स पर सेकेंड. मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 से कहीं ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास कोई एक मोशन है जिसकी स्पीड कितनी है, वेल 1 मीटर्स पर सेकेंड है. अ पार्टिकल फॉलोज अ 2-dimensional ट्रेजेक्ट्री इन द XY प्लेन. ओके, 2-dimensional ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है, सो दैट इट्स कोऑर्डिनेट्स आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2. ये ऐसा रिलेशन हो रहा है. ओके, अभी कह रहा है कि द x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ इट्स एक्सेलरेशन आर डिनोटेड बाय ax एंड ay. दोनों ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है. तो कह रहा है कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से आपको बताना है. तो सबसे पहले बोल रहा है कि ax इज इक्वल टू 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर implies that when the particle is at the origin ay is equal to 1 meters per second square. तो उसके लिए चलो हम गाइस सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को कुछ यूज़ करके देखते हैं. लेट अस डिराइव इट, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू 2. तो ये क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t. सो dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी. ऐसा हो गया, राइट. ये वेलोसिटी की इक्वेशन हो गई. इट मीन्स वी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वी एक्स, राइट. और अगर एक्सेलरेशन की बात मैं देखूंगा तो अगेन इसको डिफ्रेंशिएट आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये डी वी वाई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वी एक्स अपॉन डी टी प्लस वी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी. तो वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वी वाई, एक्स इंटू ए वाई नॉट वी वाई, वी एक्स. लेट मी राइट इट अगेन, एक्स इंटू ए एक्स प्लस ऑफ वी एक्स स्क्वायर, राइट. ये हो गया एक्सेलरेशन का. तो कह रहा है कि ए एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा गिवन किया है. ए वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू 1, सो दिस इज एक्स प्लस ऑफ वी एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ है. तो ए एक्स 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर दिया, इम्प्लाइज दैट व्हेन द पार्टिकल इज एट द ओरिजिन इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0. सो ए वाई 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर बोल रहा है. तो ए एक्स अगर 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है और पार्टिकल ओरिजिन पे, व्हेन द पार्टिकल इज एट द ओरिजिन, ओके, एट t इज इक्वल टू 0 स्पीड हमें गिवन है दैट इज 1 मीटर्स पर सेकेंड, एंड एट t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है, मतलब x 0 है, x 0 है तो वहाँ पे वी वाई तो 0 ही हो जाएगा. तो सिर्फ x डायरेक्शन की हमारे पास स्पीड है दैट इज 1 मीटर्स पर सेकेंड. तो वी एक्स कितना है, 1 मीटर्स पर सेकेंड. तो ए वाई कितना होगा, दैट इज 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ये आज करेक्ट, पहला ऑप्शन करेक्ट है. देखो बहुत ध्यान से सुनना, ओरिजिन पे स्पीड 1 मीटर्स पर सेकेंड है, बट ओरिजिन पे x इज इक्वल टू 0 है तो वी वाई 0 होगा, बिकॉज वी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वी एक्स है. तो इट मीन्स जो 1 मीटर्स पर सेकेंड है दैट इज ओनली वी एक्स. तो वी एक्स हमारे पास 1 मीटर्स पर सेकेंड है. अभी ए वाई में देखो एक्स ए एक्स प्लस ऑफ वी एक्स स्क्वायर है, तो ए एक्स ऑलरेडी 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर बोल दिया गया है, बट एक्स 0 है बिकॉज ओरिजिन पे है, तो सिर्फ वी एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा. वी एक्स 1 है तो 1 स्क्वायर इज बेसिकली 1. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. दूसरा क्या बोल रहा है, ए एक्स इज इक्वल टू 0. ए एक्स इज इक्वल टू 0 इट मीन्स कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है एक्स डायरेक्शन में, तो इनिशियल स्पीड 1 मीटर्स पर सेकेंड है तो बाद में भी स्पीड 1 मीटर्स पर सेकेंड होगा, तो वी एक्स हमेशा 1 मीटर्स पर सेकेंड ही रहेगा. तो वहाँ पे बोल रहा है ए वाई इज इक्वल टू 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एट ऑल द टाइम. सो ए एक्स 0 है, सो दिस टर्म इज 0, वी एक्स हमेशा 1 रहेगा, या ए वाई इज इक्वल टू 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एट ऑल द टाइम. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. बोल रहा है टी इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल्स वेलोसिटी पॉइंट्स इन द एक्स डायरेक्शन, ये हमने पहले ही देख लिया है. येस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. टी इज इक्वल टू 0 पे क्या है, वी वाई बेसिकली 0 है, तो सिर्फ वी एक्स है, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है. डी क्या कह रहा है, ए एक्स इज इक्वल टू 0. ए एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब वी एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर्स पर सेकेंड, implies that at t is equal to 1 second, the angle between the particle's velocity and the x axis is 45 degrees. This is good one. ये देखो हमें ax is equal to 0 दे दिया गया है, मतलब x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट इज 1 मीटर्स पर सेकेंड है, वो हमेशा ही रहेगा. तो अभी ay के बारे में हमें देखना पड़ेगा.
द एंगल बिटवीन द पार्टिकल्स वेलोसिटी इन द एक्स एक्सिस। तो पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में आपको पता है, वाई डायरेक्शन में आपको नहीं पता है। तो वाई डायरेक्शन के लिए हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ AT होगा हमारे पास। तो वाई डायरेक्शन के बारे में बातें कर रहे हैं हम, तो ऐसा कुछ होगा। अभी वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, राइट। तो वी वाई इज इक्वल टू दिस इज 0 प्लस ए वाई कितना होगा, ए वाई अगर हम देखेंगे ए एक्स हमारे पास 0 है और वी एक्स हमेशा 1 होगा बिकॉज ए एक्स 0 है। सो ए वाई हमेशा 1 मीटर्स पर सेकेंड होगा। सो दिस इज 1 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना बोल रहा है 1। सो वी वाई इज़ वॉट 1 मीटर्स पर सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 1 पे कितना है 1 सेकेंड पे। वी एक्स भी हमारे पास 1 मीटर्स पर सेकेंड है और वी वाई भी हमारे पास 1 मीटर्स पर सेकेंड है, राइट। ऐसा है हमारे पास, ये दोनों वेलोसिटीज़ मिल गई। तो बोल रहा है कि द एंगल बिटवीन द पार्टिकल्स वेलोसिटी एंड द एक्स एक्सिस इज 45 डिग्रीज। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दोनों इक्वल वेलोसिटीज़ आ गई तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में एंगल कितना है 45 डिग्रीज है, ऐसे और ऐसे है। तो दिस इज 1 दिस इज 1, तो एंगल बिटवीन देम इज व्हाट, दैट इज 45 डिग्रीज। सो ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्ट, A B C D सारे करेक्ट थे। ये एक अच्छा सवाल था गाइस, मतलब ट्रिकी टाइप का सवाल था, गलती यहाँ पे होने के चांसेस काफ़ी थे, स्पेशली डी ऑप्शन में। मतलब डी ऑप्शन थोड़ा अच्छा था यहाँ पे। तो अभी चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है कि बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल थीटा। ओके, ये फिगर को आप ध्यान से देखना है यहाँ पे। ये एंगल थीटा पे ऐसे फेंका जा रहा है बॉल विथ हॉरिजॉन्टल विथ एन इनिशियल स्पीड यू नॉट है हमारे पास। फॉर द रिजल्टिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल अप टू द पॉइंट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इज v1। ओके, मतलब यहाँ तक में जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज v1 है। तो अभी v1 क्या होगा, देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, रेंज है, राइट। सो रेंज अपॉन टोटल टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो रेंज को आप क्या लिख सकते हो, रेंज को आप लिख सकते हो u0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज वॉट u0 साइन थीटा लाइक 2 u0 साइन थीटा अपॉन g। तो ये जी कैंसिल आउट हो गया। इसको अब अगर मैं और एक्सपैंड करूँ तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 u0 साइन थीटा, राइट। सो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक u0 कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, दैट इज u0 कॉस ऑफ थीटा। सो v1 इज बेसिकली दिस, v1 इज वॉट, v1 इज u0 कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास हो गया एवरेज वेलोसिटी पहले प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में, टक्कर लगने से पहले। अभी कह रहा आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड द बॉल रीबाउंड्स एट द सेम एंगल थीटा। ये एंगल अगेन थीटा ही है बट विद रिड्यूस्ड स्पीड। अभी स्पीड कितना होगा, u0 अपॉन अल्फा हो जाएगा। इट्स मोशन कंटिन्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम एज शोन इन द फिगर। फिर ये u0 अपॉन अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, u0 अपॉन अल्फा क्यूब हो जाएगा, ऐसा कुछ। और ये थीटा ही रह जाएगा हमारे पास हमेशा के लिए। ये अल्फा टू द पावर n लिख लो ऐसा। तो बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल फॉर इंटायर ड्यूरेशन ऑफ मोशन इज 0.8 v1। इंटायर ड्यूरेशन ऑफ मोशन के लिए जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज़ 0.8 v1 है, ठीक है। तो इंटायर ड्यूरेशन ऑफ मोशन के लिए आप एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम निकालोगे गाइस। तो हर एक का रेंज आपको ऐड करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, r1 प्लस r2 प्लस r3 लाइक दिस, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। और टोटल टाइम, तो टाइम में भी टाइम ऑफ फ्लाइट आपको ऐड करनी पड़ेगी हर एक की लाइक दिस। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये बेसिकली एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ मोशन आ जाएगा, मतलब एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल फॉर इंटायर ड्यूरेशन ऑफ मोशन आ जाएगा, दैट इज 0.8 v1। तो वहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो हमने बेसिक एक समझ लिया है क्वेश्चन का, अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो r1 रेंज कितना होगा, r1 रेंज हमने पहले निकाल लिया है 0.8 v1 दैट इज इक्वल टू u0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g प्लस इसका क्या हो जाएगा सेकेंड वाले का u0 अपॉन अल्फ़ा है, तो u0 स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन 2 थीटा अपॉन g, और प्लस थर्ड वाले का क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर है, राइट, अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। तो u0 स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा टू द पावर 4 हो जाएगा इंटू साइन 2 थीटा अपॉन g हो जाएगा, और ये प्लस प्लस ऐसा होता जाएगा यहाँ से अपॉन नीचे में क्या होगा, टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो सबसे पहले का 2u साइन थीटा अपॉन g होगा, दूसरे वाले का क्या होगा 2u0 अपॉन अल्फ़ा साइन थीटा अपॉन g होगा, प्लस 2u0 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर साइन थीटा अपॉन g होगा लाइक दिस, और ऐसा चलता जाएगा। तो यहाँ से देखो 0.8 v1 है
आप यहाँ से कॉमन ले लो यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, दिस इज द कॉमन वन, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी जाएगा ये, अपॉन यहाँ से क्या होगा 2 यू नॉट साइन थीटा अपॉन जी आ गया अपने पास, एंड दिस इज 1 प्लस ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस ऑफ 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, ऐसा जाएगा टिल इन्फिनिटी तक। तो इन दोनों के रेशियो भी हमने निकाल चुके थे गाइज। यहाँ पे देखो यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन दिस इज व्हाट यू नॉट कॉस ऑफ थीटा आ रहा था हमारे पास। तो अगर मैं इरेज करके लिखूँ इसको ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा 0.8 v1 दैट इज इक्वल्स टू यू नॉट कॉस ऑफ थीटा था अपने पास मल्टीप्लाइड बाय, अभी देखो ये दोनों जीपी हैं, जीपी ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स, एंड 1 अपॉन अल्फा इज बेसिकली लेस देन 0, ये हमें अज्यूम करना पड़ेगा, तभी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी, नॉट एन टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी क्या होगा a अपॉन 1 माइनस आर होगा, जब ये जो रेशियो है कॉमन रेशियो वो बेसिकली 1 से छोटा होना चाहिए। तो दैट्स तो इसीलिए मैंने बोला कि 1 अपॉन अल्फा जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए, तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर बेसिकली 1 से छोटा ही होगा, बिकॉज 1 अपॉन अल्फा नीचे वाला है वो बड़ा है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर से। तो यहाँ पे ऊपर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज़ 1, सो 1 अपॉन मतलब a अपॉन 1 माइनस ऑफ r, यहाँ पे होगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन अल्फा, लाइक दिस। सो यहाँ से आप देखोगे तो यू नॉट कॉस ऑफ अल्फ़ा, और ये अल्फ़ा स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ऑफ 1, एंड दिस इज़ व्हाट अल्फ़ा माइनस ऑफ 1 अपॉन अल्फ़ा। सो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल आउट हो गया, एंड दिस इज़ ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, सो दिस इज़ अल्फ़ा प्लस ऑफ 1, ऐसा होगा अपने पास। सो 0.8 v1 इज़ बेसिकली यू नॉट कॉस ऑफ थीटा इंटू अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा प्लस ऑफ 1, और ये हमने देख चुका है कि v1 इज़ बेसिकली इक्वल टू यू नॉट कॉस ऑफ अल्फ़ा। सो यहाँ से अगर मैं आगे देखूँ तो क्या होगा, दिस इज़ 0.8 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा प्लस ऑफ 1, राइट। सो ये हो गया 0.8 अल्फ़ा प्लस ऑफ 0.8 दैट इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा। तो ये 0.8 अल्फ़ा माइनस ऑफ अल्फ़ा, इट मीन्स व्हाट 0.8 इज़ इक्वल टू 0.2 अल्फ़ा। सो अल्फ़ा इज़ व्हाट 4, अल्फ़ा इज़ बेसिकली 4, एंड दिस इज़ बेसिकली द आंसर गाइज। ये हमें फाइंड करना था कि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज़ 4। सो गुड क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। नाउ मूविंग अहेड, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइज कि अ बॉल इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। ऐसे कोई बॉल है जो कि प्रोजेक्ट किया गया एट एन एंगल 45 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल सर्फेस, इट रीचेज मैक्सिमम हाइट ऑफ 120 मीटर्स। मैक्सिमम हाइट मीन्स व्हाट यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, right? u square sin square theta upon 2g. So this is maximum height, which is 120 meters, and returns to the ground. Upon hitting the ground for the first time, it loses half of its kinetic energy. तो उसकी kinetic energy half mu square होगी, initial speed कुछ होगा u, तो u square होगा, तो ये आधा हो गया, तो मास तो आधा नहीं होगा, तो इट मीन्स जो वेलोसिटी होगा वो u बाई रूट 2 हो गया होगा। पहले u था, बाद में क्या हो गया u बाई रूट 2 हो गया, और तभी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो आधी हो गई। तो इतना तो हमें समझ में आता है। अभी कह रहा है इमीडिएटली आफ्टर द बाउंस द वेलोसिटी ऑफ द बॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल। तो बाउंस के बाद ये जो वेलोसिटी है u बाई रूट 2 हुआ है, और ये 30 डिग्रीज बनाने लगा है, जो पहले 45 डिग्रीज बना रहा था। तो कह रहा है द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज आफ्टर द बाउंस। बाउंस के बाद मैक्सिमम हाइट कितना होगा, तो बाउंस के बाद बेसिकली बाउंस से पहले देखो मैक्सिमम हाइट इतना था, तो बाउंस के बाद होगा यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g होगा, नो डाउट। बट यू वाई अभी कितना हो जाएगा, यू वाई बेसिकली होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसको थोड़ा एक्सपैंड करके लिख देता हूँ। देखो 120 इज इक्वल टू यू साइन थीटा, राइट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज़ वॉट 45 अपॉन 2g। ये हुआ था हमारे पास पहले। अभी कितना है, हमें h फाइंड करना है, u होगा यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2g। अभी इतना होगा, राइट। तो हमें h निकालना है, बस यहाँ से हमें h निकाल देना है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐसे लिखूँ h अपॉन 120 डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा, यू स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 30 अपॉन 2g। ये क्या हो जाएगा 2g अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45, राइट। सो 2g कैंसिल आउट हो गया, यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया।
अभी साइन स्क्वायर 30 बोल रहा है, साइन 30 इज़ हाफ, सो 1/4 हो जाएगा, इंटू 2 हमारे पास नीचे है, एंड इंटू नीचे क्या हो जाएगा एक और, साइन स्क्वायर 45 है, तो 1/√2 था, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो h कितना आया, दैट इज़ 120/4 आया, सो दिस इज़ 30। सो 30 मीटर्स इज़ बेसिकली दी मैक्सिमम हाइट इन द सेकेंड केस, मतलब टकराव के बाद जो मैक्सिमम हाइट होगा दैट इज़ बेसिकली 30 मीटर्स गाइस। तो ये भी कुछ ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही आसान सवाल था। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है कि 2 वेक्टर्स हैं हमारे पास, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर डिफाइंड एज, ए वेक्टर क्या गिवन किया है, दैट इज़ ए आई कैप, एंड बी वेक्टर क्या गिवन किया है, दैट इज़ ए कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप, राइट, ऐसा कुछ है। फिर ए इज़ अ कॉन्स्टेंट ओमेगा जो गिवन किया है, दैट इज़ π/6 रेडियन पर सेकेंड, ये गिवन किया है। उसके बाद कुछ एक रिलेशन गिवन किया है ये वाला, इसके तहत बोल रहा है कि टाइम टी इज इक्वल टू टाउ फॉर द फर्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ टाउ इन सेकेंड्स। तो ये भी कुछ ज़्यादा टफ सवाल नहीं है गाइज, आपको जस्ट इसकी हेल्प लेनी है। मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू √3 मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। ये हमारे पास मॉड है तो आप इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो सबसे पहले, इसको भी स्क्वायर किए, इसका भी स्क्वायर किए, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ दिस ए वेक्टर प्लस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज कॉस ऑफ थीटा विच इज़ बेसिकली कॉस ऑफ ओमेगा टी, एंड दैट इज इक्वल टू 3 इंटू ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ऑफ मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी दैट इज़ कॉस ऑफ थीटा, ये आपके पास हो जाएगा। तो अभी मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या है, दैट इज़ ए ही है, प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर क्या है, यहाँ पे आप देखो साइन ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी है, तो अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस ऑफ दिस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ए ही हो जाएगा हमारे पास। तो ए 2 इंटू ए स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू अगेन दिस इज ए स्क्वायर, बेसिकली ये ए स्क्वायर, सो दिस इज अगेन ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर माइनस ऑफ 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। सो यहाँ से देखो 2a स्क्वायर प्लस ऑफ 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा है दैट इज इक्वल टू 3 to 6a स्क्वायर माइनस ऑफ 6a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा है, राइट। तो यहाँ से आप देखोगे तो 6a स्क्वायर माइनस ऑफ 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वॉट 6 to 8a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा है, राइट। सो ये कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 4 times 2 is 8, सो कॉस थीटा इज हाफ आ गया, कॉस थीटा इज हाफ, मतलब थीटा या ओमेगा टी कितना हो गया, ओमेगा टी हो गया हमारे पास 60 डिग्रीज दैट इज π/3 एंड ओमेगा इज ऑलरेडी गिवन टू बी π/6, सो π/6 इंटू टी इज वॉट टाउ दैट इज इक्वल्स टू π/3, तो 3 times 2 is 6, ये कैंसिल आउट हो गया, सो टाउ कितना हो गया, दैट इज 2 विच इज़ बेसिकली द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन गाइज, नाउ मूविंग अहेड। तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो कि 2017 में आया, वो क्या बोल रहा है कि 3 वेक्टर्स हमारे पास है, इस फिगर को ध्यान से देखना, 3 वेक्टर्स p वेक्टर q वेक्टर, दिस इज q वेक्टर एंड this is basically q vector, this is q vector and that is r vector are shown in figure, let s be any point on the r vector, ये s point है हमारे पास r vector पे, the distance between the point p and s, p और s के बीच का distance given है guys, this is the magnitude b mod of r vector। तो general relation हमें बताना है among the vectors p vector q vector s vector। तो हम पहले p और s ट्राइंगल पे ही अगर स्टिक रहें, क्योंकि वहाँ से हमारी आ सकती है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, OP वेक्टर प्लस ऑफ PS वेक्टर दैट इज इक्वल टू वॉट OS वेक्टर, राइट। सो OP वेक्टर इज वॉट P वेक्टर प्लस ऑफ PS वेक्टर की हमें मैग्नीट्यूड पता है दैट इज P इंटू मॉड ऑफ R वेक्टर, राइट। एंड यूनिट वेक्टर लिखने के लिए हमें लिख सकते हैं R वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर, राइट, दिस इज द यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू OS वेक्टर, OS वेक्टर इज वॉट दैट इज S वेक्टर। सो ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया, हम यहाँ से P वेक्टर प्लस ऑफ B इंटू R वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ऑलरेडी गिवन है फिगर में देखो, Q वेक्टर माइनस ऑफ P वेक्टर, राइट, दैट इज इक्वल्स टू S वेक्टर। सो यहाँ से आप P वेक्टर को एक तरफ लेकर आ जाओ, तो उसको P वेक्टर अगर कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ B, राइट, एंड प्लस ऑफ B Q वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू S वेक्टर। अभी ये देखो आंसर में है क्या,
p वेक्टर इंटू 1 माइनस ऑफ b प्लस ऑफ बी क्यू, या a इज़ बेसिकली द आंसर गाइज। ये हमारे पास आंसर है, बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 विच केम इन 2014 गाइज। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। कह रहा है एयरप्लेन्स a एंड b जो दिख रहा है आपको फिगर में आर फ्लाइंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इन द सेम वर्टिकल प्लेन at 30 degrees and 60 degrees with respect to the horizontal respectively as shown in the figure। कह रहा है the speed of a की स्पीड जो है, speed of a that is 100√3 राइट, इतना मीटर्स पर सेकेंड है a की स्पीड। उसके बाद बोल रहा है टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड ऑब्जर्वर इन a फाइंड्स b एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर्स। मतलब a ऑब्जर्व के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं गाइज, तो डिस्टेंस ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a दैट इज इक्वल टू वॉट 500 मीटर्स, ये गिवन किया है। दिस ऑब्जर्वर सीज बी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। तो यहाँ पे पूरी बात रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की हो रही है। तो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। यहाँ पे देखो ए की वेलोसिटी ऐसा कुछ है, ये 30 डिग्रीज़ है और थोड़ा स्टीप बना देता हूँ मैं बिकॉज दूसरा 60 डिग्रीज़ है। तो ये ऐसा कुछ ए है, वी ए है एंड ऐसा कुछ वी बी है राइट। ये है कुछ हमारे पास वेलोसिटी, वेक्टर्स में बना दो इसको। तो रिलेटिव है तो मैं इसको अगर इधर लेकर आऊँगा, जस्ट सपोज दिस इज़ वी बी वेक्टर राइट, इसको अगर एक्सटेंड करूँ सो ये 30 डिग्रीज़ है, ये हमारे पास टोटल 60 डिग्रीज़ होगा। इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँगा पीछे यहाँ से तो अपने पास कौन सा होगा, देखो ये और ये 30 मतलब दोनों तो आधा ही हो जाएगा। सो दिस इज़ 30 डिग्रीज़, ये 30 डिग्रीज़ होगा, दिस इज़ वी बी राइट। तो हमें बोल रहा है यहाँ पे कि अगर हम v और vb की रिजल्टेंट निकालें, मतलब हमें देखो v ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a निकालना पड़ेगा राइट। ऐसा अगर उस डायरेक्शन में सोचे, बिकॉज अगर पूरी आप सवाल को पढ़ोगे तो कह रहा है दिस ऑब्जर्वर सीज b मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ a। लाइन ऑफ मोशन ऑफ a ये है, तो इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है जब b देख रहा है तो उसको, जब a देख रहा है तो b को राइट। तो मतलब यहाँ पे मोशन विद रिस्पेक्ट टू a हो रहा है। उसके बाद बोल रहा है इफ एट t इज इक्वल टू t0 A जस्ट escapes being hit by B, मतलब दोनों ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट पे आ गए हैं, तो T0 इन सेकेंड्स इज, ये हमें बोला जा रहा है। A जस्ट escapes being hit by B मतलब क्या, दोनों ऑलमोस्ट सेम पॉइंट पे आ चुके हैं। तो पूछ रहा है T0 कितना है, T इज T0 पे बिकॉज ये इवेंट हुआ है। तो VB सबसे पहले देखो, जो पूरी मोशन है जैसा A देख रहा है वो परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन ऑफ A है। तो VB के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक VB इधर, एक VB इधर cos ऑफ 30 हो जाएगा और एक VB इधर साइन ऑफ 30 हो जाएगा राइट। ऐसा कुछ हो जाएगा हमारे पास। तो VA को क्या लिख सकते हो आप, दैट इज़ VB cos ऑफ 30 लिख सकते हो एंड दैट इज़ इक्वल टू VB इंटू √3/2 हो सकता है। और VA हमें ऑलरेडी मालूम है दैट इज़ 100√3 है। सो 100√3 इज इक्वल टू VB इंटू √3/2। यहाँ से देखोगे तो VB कितना आ गया बेसिकली गाइज, VB इज़ 200 राइट, 200 मीटर्स पर सेकेंड इज़ बेसिकली VB। ये हमारे पास आ गया। v ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a कितना हो जाएगा, दैट इज़ VB साइन 30, जैसा वो देख रहा है v ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, यही होगा बिकॉज मैं a के रिस्पेक्ट में ही यहाँ पे बनाया था। तो दिस इज़ वॉट VB साइन 30, VB कितना है 200 है, साइन 30 इज़ वॉट दैट इज़ हाफ, सो दिस इज़ 100, ये 100 मीटर्स पर सेकेंड हो गया। तो ये डिस्टेंस जो वो बंदा देख रहा है खुद से, मतलब a से b का डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू a दैट इज़ 500 एंड A से B की स्पीड दैट इज़ 100 मीटर्स पर सेकेंड। तो जो टाइम लगेगा दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड मीन्स 500/100, सो दैट इज़ हाउ मच, दैट इज़ 5 सेकेंड्स। सो बेसिकली 5 सेकेंड्स होगा, A जस्ट escapes being hit by B, so T0 इज सेकेंड, जो टाइम होगा दैट इज़ 5 सेकेंड होगा गाइज, दैट इज़ प्रीटी मच क्लियर। बिकॉज इतने टाइम के बाद ही इतनी स्पीड है, तो उतनी स्पीड से वो उतने डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है 5 सेकेंड, और तब दोनों बेसिकली टकराने के वर्ज पे आ सकते हैं। सो दैट्स वाई 5 सेकेंड इज बेसिकली द आंसर गाइज। अच्छा सवाल था ये, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये सब का। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। ये देखो क्या बोल रहा है कि अ ट्रेन इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। ओके, एक मान लो हमारे पास ट्रेन है, दिस इज अ ट्रेन एंड दिस इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। A boy standing in the train throws a ball in the forward with a speed of 10 meters per second with respect to the train at an angle of 60 degrees। तो ऐसा कुछ थ्रो किया होगा, दिस एंगल इज बेसिकली 60 डिग्रीज और ये 10 मीटर्स पर सेकेंड है राइट। कह रहा है द बॉय हैज़ टू मूव फॉरवर्ड बाई 1.15 मीटर्स
इनसाइड द ट्रेन टू कैच द बॉल बैक एट द इनिशियल हाइट, मतलब जहाँ से फेंका वहीं पे आने के लिए. सो इट इज़ टॉकिंग अबाउट द रेंज. तो यहाँ से यहाँ बॉय को कितना जाना पड़ेगा 1.15 इनसाइड द ट्रेन. सो इफ़ आई एम हैविंग एन ऑब्जर्वर इनसाइड द ट्रेन तो उसके रिस्पेक्ट में ये 1.15 मीटर्स मूव करेगा यहाँ से ए टू बी, राइट. while the train is accelerating at an acceleration a in the horizontal direction, right hand side direction. तो यहाँ पे सूडो फोर्स आएगा. अगर अंदर एब्जॉर्बर है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक इस पे फोर्स लगेगा m इंटू ए, जो कि बॉल पे लगेगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, अगर आप ऑब्जर्वर अंदर ले रहे हो तो. बट वाई डायरेक्शन में कुछ भी ऐसा नहीं होगा गाइज. वाई डायरेक्शन में सिर्फ हमारे पास g है तो वो g रहेगा. तो अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूँ तो हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है t दैट इज़ 2u sin थीटा अपॉन g होता है, राइट. तो u sin थीटा इज बेसिकली वाई डायरेक्शन वेलोसिटी. तो वहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में कुछ चेंज नहीं होगा, वो अफेक्ट नहीं होगा. तो यहाँ से अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूंगा तो 2 इंटू यू इज़ 10 इंटू साइन ऑफ हाउ मच 60 डिग्रीज. 60 डिग्रीज इज़ हाउ मच √3/2 एंड लेट अस टेक g इज़ 10, राइट. सो ये कितना हो गया, दिस इज़ √3. सो टाइम इज़ √3 सेकेंड बेसिकली. तो इतना टाइम लगने वाला है यहाँ से a से b जाने में, इतना टाइम लगने वाला है. अभी x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो आप x इक्वल्स टू ut नहीं लिख सकते. आपको क्या लिखना पड़ेगा, x इक्वल्स टू ut और माइनस हो जाएगा बिकॉज नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो -12 at², ऐसा कुछ हो जाएगा. हमारे पास t पहले से ही है और x कितना है, दैट इज़ 1.15 विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर को मैंने अंदर रखा है. तो u कितना है 10 इंटू √3 दिस माइनस ऑफ हाफ इंटू a हमें निकालना है इंटू t² इज़ 3 गाइज. तो यहाँ से आप देखोगे सो दिस इज़ 1.732, राइट. सो 1.15 माइनस 17.32 दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1.5a, कुछ ऐसा हो जाएगा. तो यहाँ से आपको a निकालना है गाइज. तो यहाँ से आप जब a निकालोगे देन यू विल बेसिकली फाइंड a टू बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर गाइज. दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू. सो ये काफ़ी आसान सा सवाल था. ये एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर 5 होगा. तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की यहाँ पे चीज़ें ज़रूरत नहीं थी. वाई डायरेक्शन में सेम एक्सेलरेशन होगा बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होने के कारण यहाँ पे एक सूडो फोर्स लगेगा, बस उसका कॉन्सेप्ट था. और वहाँ से x जो हम ut लिखते थे वहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में, तो यहाँ पे एक हाफ at² वाला टर्म आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस सूडो फोर्स, बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन. और हमने ऑब्जर्वर अंदर रखा है इसलिए. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था गाइज. नाउ मूविंग अहेड. ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 स्टेटमेंट 1 है, दैट इज़ फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग आउट थ्रू द विंडो ऑफ अ फास्ट मूविंग ट्रेन. ओके, फास्ट मूविंग ट्रेन के विंडो के अंदर से कोई देख रहा है बाहर. द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द ट्रेन, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस. वाइल द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी स्टेशनरी. तो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस का सवाल है. जो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है वो स्टेशनरी लगता है बिकॉज एंगल्स है वहाँ पे काफ़ी कम है. और पास में देखोगे तो वो जल्दी जल्दी जाता है बिकॉज एंगल वहाँ पे, मतलब ये काफ़ी प्रैक्टिकल सिचुएशन है, आप ये सोच सकते हो बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस. दूसरा क्या बोल रहा है कि द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट आर मूविंग एट वेलोसिटीज v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर. ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस टू ए लेबोरेटरी फ्रेम. तो द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर. ओके, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर. तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है हमारे पास, दैट इज़ v2 है. तो v2 वेक्टर माइनस ऑफ v1 वेक्टर हो जाएगा, राइट. ऐसा कुछ हो जाएगा. तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, या दिस इज करेक्ट. सो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का. स्टेटमेंट 1 किसी और फिनोमेना को बता रहा है, मतलब किसी और तरीके से वैसा हो रहा है कि दूर के ऑब्जेक्ट आपको स्टेशनरी दिख रहे हैं, मूव करते हुए नहीं दिख रहे, बट पास के ऑब्जेक्ट तुरंत मूव करते हुए दिखेंगे जब आप ट्रेन पर रहोगे तो. और स्टेटमेंट 2 अलग है. स्टेटमेंट 2 रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करें. तो स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, 2 भी ट्रू है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है गाइस. सो दिस इज बेसिकली द आंसर बी. नाउ मूविंग अहेड. ये क्या बोल रहा है कि द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्प्लेसमेंट. ये देखो ग्राफ दिख रहा है, v0 वर्सेज x का ग्राफ है, राइट. ऐसा कुछ है. तो बोल रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ गिवन बिलो करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद डिस्प्लेसमेंट. ओके, v वर्सेज x का ग्राफ गिवन किया है, हमें a वर्सेज x निकालना है. तो इस ग्राफ से आप देखोगे गाइस, तो यहाँ पे अगर मैं देखो यहाँ पे बनाऊंगा, सो दिस इज़ व्हाट, इस पॉइंट को मैं अगर 0, v0 बोलूँगा और इस पॉइंट को x0, अगर 0 बोलूँगा, ऐसा कुछ. और वहाँ से मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ स्ट्रेट लाइन का. तो क्या होगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखोगे तो ये होगा हमारे पास, मैं यूज़ करता हूँ y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1. ये यूज़ करता हूँ. लेट मी राइट दिस, इज इक्वल टू y2 माइनस ऑफ y1
अपॉन x2 माइनस ऑफ x1 इंटू एक्स माइनस ऑफ x1, ऐसा लेता हूँ। तो नीचे वाले को 1 मानता हूँ, ऊपर वाले को 2 मानता हूँ गाइज। तो y माइनस ऑफ y1 ये 0 हो जाएगा, y2 ऊपर वाले को माना हो तो v0 माइनस ऑफ 0 हो गया अपॉन x2 ऊपर वाले को माना हो तो 0 माइनस ऑफ x0 हो गया इंटू एक्स माइनस ऑफ x0 हो गया। ऐसा कुछ हमारे पास इक्वेशन हुआ। y इज़ बेसिकली वॉट v, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v0 अपॉन x, ऐसा कुछ हुआ, इंटू x क्या है, x ही है, माइनस ऑफ x0 है हमारे पास, ऐसा कुछ है। अभी देखो हमें एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड x क्या मालूम है। एक्सेलरेशन वी नो दैट dv अपॉन dt होता है, एंड dt को हम लिख सकते हैं व्हाट, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू v। सो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, dx अपॉन dt दैट इज इक्वल्स टू v। तो dt को क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन v। सो दिस इज dx अपॉन v, ऐसा लिख सकते हैं हम। सो हमें सबसे पहले dv अपॉन dx यहाँ से निकालना पड़ेगा इस वाले इक्वेशन से। तो dv अपॉन dx क्या होगा, यहाँ पे देखो dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ v नॉट अपॉन x नॉट, तो हमारे पास एज इट इज़ हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई दिस dx अपॉन dx दैट इज़ 1 हो जाएगा, right, because we are calculating basically dv upon dx. So this is basically the dv upon dx minus v naught upon x naught. So this is minus of v naught upon x naught हो जाएगा into v. v again क्या है, ये है, तो let me write it again, that is a is equal to minus of v naught upon x naught into v. v कितना है हमारे पास, that is minus of v naught upon x naught multiplied by how much, x minus of x naught, x minus of x naught, ये हमारे पास हुआ। तो यहाँ से देखो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ माइनस ऑफ वी नॉट अपॉन एक्स नॉट उसका होल स्क्वायर, राइट, इंटू एक्स माइनस ऑफ एक्स नॉट होगा, ऐसा कुछ। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर इंटू एक्स एंड माइनस ऑफ एक्स नॉट इंटू वी नॉट अपॉन एक्स नॉट का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। दिस इज़ बेसिकली ए गाइस, ये अपने पास ए हो गया। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि देखो ये जो इंटरसेप्ट है दैट इज़ नेगेटिव इंटरसेप्ट है हमारे पास, राइट, बट जो स्लोप है दैट इज़ पॉजिटिव है। तो स्लोप इज़ पॉजिटिव एंड इंटरसेप्ट इज़ नेगेटिव, ऐसा किस में है, ऐसा ए में है। ध्यान से आप देखो, स्लोप इज़ बेसिकली पॉजिटिव, राइट, बट इंटरसेप्ट इज़ बेसिकली नेगेटिव, और ऐसा किसी में नहीं है। सो ए इज़ बेसिकली द आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइज, वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड, ये क्या बोल रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, u इज इक्वल टू 0 है, इट्स एक्सेलरेशन a वर्सेस टाइम t इज एज शोन इन द फिगर, a वर्सेस t की ग्राफ गिवन की है गाइज, और यहाँ पे एक्सेलरेशन देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, बिकॉज एक्सेलरेशन घट रही है नो डाउट, बट एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, सो वेलोसिटी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो आप जब इसका एरिया निकालोगे, हमें बेसिकली मैक्सिमम स्पीड पूछा गया इस क्वेश्चन में, तो एरिया निकालोगे तो यू एफ माइनस यू आई आएगा, तो यू आई बेसिकली 0 है, तो यू एफ भी आएगा, जो एरिया आएगा, एरिया क्या होगा, हाफ इंटू 10 इंटू 11, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो दिस इज 55 मीटर्स पर सेकेंड आएगा हमारे पास, एंड दिस 55 इज बेसिकली यू एफ माइनस यू आई, तो यू एफ होगा 55, वही बेसिकली मैक्सिमम स्पीड होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन घट रही है लेकिन पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी तो बढ़ती ही रहेगी, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगा दैट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो 55 इज बेसिकली द आंसर गाइस, वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड, ये 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन डाउन एन इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सो u इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज प्लस g, मान लो नीचे जा रहा है, लेट एस एन बी द डिस्टेंस फ्रॉम t इज इक्वल टू n माइनस 1 टू t इज इक्वल टू n, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस है बेसिकली एस एन। तो सबसे पहले t इज इक्वल टू n माइनस ऑफ 1 लो, वहाँ पे आप निकालो कि कितना होगा डिस्टेंस, सो x इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, a इंटू टी स्क्वायर, ये हुआ एक्स एन माइनस ऑफ 1 हुआ हमारे पास, और एक्स एन कितना होगा, दैट इज यू टी हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, एन स्क्वायर होगा हमारे पास, लाइक दिस। तो बोल रहा है कि लेट एस एन बी द डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन दिस एंड दिस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, तो आप हाफ इंटू जी करो, एंड दिस इज एन स्क्वायर माइनस ऑफ एन माइनस ऑफ 1 स्क्वायर होगा, ऐसा। दिस इज बेसिकली वॉट, दिस इज एस एन, और हमें एस एन अपॉन एस एन प्लस 1 निकालना है, तो हाफ जी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दैट विल बी एन प्लस ऑफ 1 स्क्वायर एंड माइनस ऑफ एन प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1, सो दैट इज एन स्क्वायर, ये बेसिकली हमें निकालना है। तो यहाँ से आप कैसे निकाल सकते हो गाइज, देखो ए स्क्वायर माइनस ऑफ दिस इज ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी माइनस ऑफ 2 इंटू ए इंटू बी, लाइक दिस, अपॉन ये कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2n माइनस ऑफ एन स्क्वायर, सो ये कैंसिल आउट हो गया,
एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया हमारे पास 2n माइनस ऑफ 1 अपॉन 2n प्लस ऑफ 1, ये बेसिकली हमारे पास हो गया 2n माइनस ऑफ 1 अपॉन 2n प्लस ऑफ 1. सी इज बेसिकली द आंसर. वेरी इजी क्वेश्चन गाइज. नाउ मूविंग अहेड. ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है जो कि 2002 में आया था. कह रहा है कि ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस अज्यूम टू बी द एक्स वाई प्लेन. ओके, जैसा कि फिगर में भी दिख रहा है, स्मॉल ट्रॉली ए है हमारे पास, इज मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस. ओके, वाई एक्सिस के पैरेलल में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है बेसिकली. कैसे, देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है इस पाथ में, ऐसे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ हाउ मच, √3 माइनस ऑफ 1 मीटर्स पर सेकेंड. इतने वेलोसिटी से मूव कर रहा है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन दी ओ ए लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, जैसा फिगर में दे रखा है. अ बॉल इज थ्रोन अलॉन्ग द सर्फेस फ्रॉम द ओरिजिन. ओ से अलॉन्ग द सर्फेस फेंका गया बॉल. इट्स वेलोसिटी मेक्स एन एंगल फाई विद द एक्स एक्सिस एंड हिट्स द ट्रॉली. ट्रॉली हिट किया है, और जबकि ये ट्रॉली क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो बॉल को फेंका गया होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में फेंका गया होगा भाई, समथिंग लाइक दिस. तभी जाके ये हिट कर सकता है यहाँ पे इस ट्रॉली को. तो ओ इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, लाइक दिस. तो ये किसी एक पर्टिकुलर दिस फाई एंगल पे फेंका गया है. दिस इज व्हाट, दिस इज द एंगल फाई, राइट, ताकि वो ट्रॉली को हिट कर सके. अब ट्रॉली आपकी √3 माइनस ऑफ 1 मीटर्स पर सेकेंड से कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है ऊपर, तो आप ऐसे ही एम करोगे ना, तभी तो वो ट्रॉली को हिट कर पाएगा. तो ये एक कॉन्सेप्ट था यहाँ पे. सो ओ इज बेसिकली व्हाट, ओ इज बेसिकली द स्पीड ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली. देखो ओ बी जो है दैट इज वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट. एंड दिस ए बी इज हाउ मच, ए बी इज व्हाट, ए बी इज वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट. सो ये क्या होगा, ओ ए बेसिकली क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, राइट. ये ऐसा हो जाएगा. तो वेलोसिटी ऑफ बॉल ट्रॉली के रिस्पेक्ट में 45 डिग्री में होना पड़ेगा, तभी जाकर वो हिट कर सकता है उस ट्रॉली को जो बॉल है. तो बॉल की जो ग्राउंड के साथ होगी वो ऐसे फाई एंगल पे होगी, बट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली होगा वो 45 डिग्री एंगल पे ही होगी गाइज. तो अभी पहला सवाल देखो हमें क्या पूछा गया है. पहला सवाल बोल रहा है कि द मोशन ऑफ द बॉल इज ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रेम ऑफ द ट्रॉली. ऑब्वियसली कैलकुलेट द एंगल थीटा मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल विद द एक्स एक्सिस इन दिस फ्रेम. ओके, इस फ्रेम में एंगल थीटा कितना होगा वो आपको निकालना है, ठीक है. तो इस फ्रेम में बेसिकली जो एंगल थीटा होगा दैट इज़ 45 डिग्री ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमें एंगल थीटा जो है, मतलब जो आप ट्रॉली से देख रहे हो बॉल को, तो उसके रिस्पेक्ट में, मतलब ट्रॉली के फ्रेम में जो एंगल थीटा है मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल विद द एक्स एक्सिस. ओके, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल विद द एक्स एक्सिस पूछा है. इट्स नॉट रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में नहीं पूछा है. वो बेसिकली थीटा की जगह आई थिंक फाई लिखना चाहिए, बट चलो उसने सेंटेंस में करेक्ट किया है. तो फाई अपने पास कितना है, 4 थीटा अपॉन 3 है. तो थीटा अपने पास बेसिकली कितना है, थीटा अपने पास है 45 डिग्री, ठीक है, अपॉन 3. तो ये कितना आ गया, 3 टाइम्स 1 15, दैट इज 60 डिग्रीज. तो जो फाई होगा दैट इज 60 डिग्रीज होगा. तो फर्स्ट का आंसर इज नॉट 45 डिग्रीज बट 60 डिग्रीज. जो बोल रहा है कि ट्रॉली से देख रहे हो आप, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल कितना एंगल बना रहा है विद द एक्स एक्सिस. तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना एंगल बना रहा है. जो मैंने 45 डिग्रीज बोला दैट इज वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है जो 45 डिग्री एंगल बना रहा है, बट वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगेन 60 डिग्री ही बना रहा है. तो यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज का ऐसा है प्रॉब्लम है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये समझना पड़ेगा. अभी बी क्या बोल रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू द सर्फेस. सर्फेस के रिस्पेक्ट में आपको स्पीड ऑफ द बॉल, मतलब वी बी जी पूछा है, दिस पूछा है. तो यहाँ पे देखो आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये इसको नीचे ऐसे करोगे, दिस इज़ 90, दिस इज़ 45 डिग्री, राइट. सो दिस विल बी 135 डिग्रीज. यहाँ पे साइन लॉ अगर हम यूज़ करेंगे, एंड दिस होल इज 60 डिग्री, तो 60 माइनस 45, दिस इज़ 15 डिग्री, राइट. एंड दिस वी ए बी वी नो, मतलब ये वी ए बी हम जानते हैं. तो वी बी जी अपॉन कितना होगा, वी बी जी अपॉन 135 डिग्री, साइन 135 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू वॉट, वी ए बी बोल लो, दिस इज़ हाउ मच, दिस अपॉन साइन ऑफ 15. तो ये जो है ये हमें पहले से पता है, ये कितना है, दैट इज़ √3 माइनस ऑफ 1 है, राइट. सो वी बी जी कितना होगा, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, दैट इज़ √3 माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 135 अपॉन साइन ऑफ 15 डिग्रीज, राइट. तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे, सो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वॉट, 2 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा गाइस. अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.99 ऐसा समथिंग आता है, दैट इज 2 मीटर्स पर सेकेंड आता है. सो ये था इस क्वेश्चन के बारे में. ए पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बट इट्स ओके, 60 डिग्री है, बिकॉज यहाँ पे देखो कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में थोड़ा यूज़ किया हुआ है, तो ज़्यादा आप कंफ्यूज मत होना. और बी पार्ट इज वेरी इजी गाइज. नाउ मूविंग अहेड,
ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट डी अबव द ग्राउंड, वहाँ से बॉल को वर्टिकली ऐसे ड्रॉप किया गया है. इट हिट्स द ग्राउंड एंड बाउंसेस अप वर्टिकली टू हाइट डी अपॉन टू. सो इनिशियली डी हाइट था उसका, फिर डी अपॉन टू मतलब कम हाइट पे बाउंस बैक किया है. नेग्लेक्टिंग सब्सिक्वेंट मोशन एंड एयर रेजिस्टेंस, इट्स वेलोसिटी वी वेरीज विद हाइट एच अबव द ग्राउंड एज. तो कुछ पैराबोलिक, 3 पैराबोलिक एक स्ट्रेट लाइन है. तो सबसे पहले आपको ये इक्वेशन देखना पड़ेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2gh. जी है तो यहाँ से यू स्क्वायर के फॉर्म में है, तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, मतलब सी तो नहीं होगा ऑप्शन में, या तो ए होगा या बी होगा या डी होगा. स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, पैराबोलिक होगा गाइस. तो पैराबोलिक में कैसे, तो देखो इनिशियली जब आप ऊपर से छोड़ोगे बॉल को तो नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन. तो पहले नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा हमारे पास, और वहाँ से वो बेसिकली हाइट अपनी धीरे धीरे, देखो हाइट नीचे से है, ठीक, हाइट यहाँ से और वेलोसिटी ऊपर से नीचे जा रही है. तो वेलोसिटी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा. ओके, बढ़ते बढ़ते वो जब वापस से बाउंस बैक करेगा कुछ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से करेगा, और वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से नीचे टकराया है ये, मतलब फर्स्ट टाइम क्या हुआ, देखो यहाँ से हमने उसको जीरो वेलोसिटी से छोड़ा, टकराने से जस्ट पहले उसकी जितनी वेलोसिटी होगी टकराने के बाद उससे कम होगी, तो कुछ डिक्रीज आई होगी वेलोसिटी पे, उसके बाद वो आधी हाइट के ऊपर गया है. तो ऐसा कुछ होगा. तो एक तो आप डायरेक्शन से डायरेक्ट ही बता सकते हो गाइज कि पहले उसकी डायरेक्शन देखो नेगेटिव थी वेलोसिटी की और बाद में पॉजिटिव है, ऐसा कुछ है. तो ए ऑप्शन डायरेक्ट ही करेक्ट है, मतलब आपको बी और सी उतनी देखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन में बना रखा है, बट ऐसा नहीं है. एक बार वेलोसिटी नेगेटिव में है फर्स्ट टाइम और फिर पॉजिटिव में है, तो सीधा ए आपको ऑप्शन दिख ही रहा है. तो यहाँ पे ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. अगर लगाओगे भी तो उसके बाद सोच लेना कि फर्स्ट टाइम पे देखो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, जीरो वेलोसिटी से इंक्रीज़ हुई, टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हुई, बट टकराने के बाद जो वेलोसिटी होगी वो लास्ट की वेलोसिटी से कम होगी, यहाँ की वेलोसिटी से ये वाली वेलोसिटी कम होगी. इसीलिए ये देखो ये ज़्यादा है, दिस इज़ मोर बट दिस इज़ लेस. और उसके बाद फिर जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ 5 में उसकी वेलोसिटी, तो ये पॉजिटिव है. फिर धीरे धीरे होते होते वो फिर से जीरो हो गया, और यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हुआ था, तो मैक्सिमम होते होते ये जस्ट कोलिजन के पहले का है और ये जस्ट कोलिजन के बाद का है. तो ऐसे आप समझ सकते हो. अच्छा सवाल है, इसको और कॉम्प्लिकेट करके दिया जा सकता है, बट ये बहुत ईजी वे में रखा था, तो इसको ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन टिक करना बहुत ही आसान था. 2000 में आया था गाइस. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. वो देखो अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी. वो क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ए इज केप्ट फिक्स्ड एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 1.25 मीटर्स ऑन अ प्लैंक p, जैसा हमें फिगर में दिख रहा है, रेज्ड अबव द ग्राउंड. एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द प्लैंक स्टार्ट्स मूविंग अलॉन्ग द पॉजिटिव x डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन 1.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. तो जो प्लैंक है देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास u है, राइट, ऐसा u है, और प्लैंक कहीं यहाँ पे है, दैट इज़ कितना है, हाइट 1.25 मीटर्स है, ऐसा कुछ प्लैंक है, और ये ऐसा मूव कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 1.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर दी गई है. और ये जो है यहाँ से अगर मैं देखूँ ओरिजिन से, तो ये कितना है, इसकी जो हाइट है दैट इज़ कांस्टेंट है, 1.25 मीटर्स है, राइट, ये कांस्टेंट है हमारे पास हाइट. कह रहा है एट द सेम इंस्टेंट स्टोन इज प्रोजेक्टेड, वही यहाँ से ओरिजिन से स्टोन प्रोजेक्ट किया गया है विद वेलोसिटी u एज शोन. A stationary person on the ground observes the stone hitting the object during its downward motion. तो ये ऐसे किया है, डाउनवर्ड मोशन जब यहाँ पे मान लो कहीं पे यहाँ पे ये होगा, मतलब कोलिजन होगा, तो ये जो है यहाँ से एंगल ये 45 डिग्री बोल रहा है विद द हॉरिजॉन्टल, ऐसा कुछ बोल रहा है. मोशन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, मतलब ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ऐसा कुछ होगा स्टोन के मोशन में. ऑल द मोशंस आर इन XY प्लेन, फाइंड यू एंड द टाइम आफ्टर विच द स्टोन हिट्स द ऑब्जेक्ट. तो आसान सा सवाल है ये, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पेश किया गया है, बट इतना भी ये टफ सवाल नहीं है, आप मॉडरेट लेवल बोल सकते हो गाइस. तो जब स्टोन हिट किया इस ट्रॉली को, प्लैंक को बेसिकली, तो 45 डिग्री एंगल बना रहा था, तो यहाँ पे ये u cos 45 हो जाएगा और यहाँ पे ये u sin 45 हो जाएगा, राइट. मतलब u sin 45 नहीं बोल रहा मैं, देखो x डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा सेम होती है, राइट. तो यहाँ पे अगर u, यहाँ पे अगर थीटा है, सो दिस इज़ u cos ऑफ थीटा, ऐसा कुछ हमारे पास होगा. और यहाँ पे 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे भी u cos थीटा ही बेसिकली होगा, राइट. दिस इज़ इक्वल टू u cos ऑफ थीटा, ऐसा कुछ होगा हमारे पास, बिकॉज सिर्फ एंगल दिया हुआ है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है. तो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो गाइस, इस पे चलो बॉदर नहीं करते, ये जो u cos 45 लिखा है उस पर आप बॉदर मत करो. यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कुछ और हो सकती है, दैट्स नो डाउट, कुछ u डैश होगा, जैसे यहाँ पे u है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ u डैश होगा, दोनों सेम नहीं होगा. बट आप ये बोल सकते हो कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा सेम है,
यू कॉस थीटा यहाँ पे भी होगा, तो वो यू कॉस थीटा बेसिकली अभी वाई डायरेक्शन की भी वेलोसिटी होगी, लाइक माइनस यू कॉस थीटा। वाई? बिकॉज एंगल जो है वो 45 डिग्रीज है, तो 45 डिग्रीज एंगल है, मतलब क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटीज सेम होगी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी दैट इज माइनस ऑफ यू कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ से मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ ए टी, हमें पता है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, v इज़ माइनस ऑफ यू कॉस ऑफ थीटा, और u कितना है हमारे पास, u देखो यहाँ पे है दिस u साइन थीटा, राइट। सो u साइन थीटा एंड दिस माइनस ऑफ g इंटू टी। तो एक इक्वेशन आपकी यहाँ से आ गई है, ये आप लिख सकते हो। दूसरा इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हो, x और y डायरेक्शन जब यहाँ पे हिट होगा प्लैंक से इसके साथ, तो एक तो जो हाइट होगा दैट इज़ 1.25 मीटर्स। सो 1.25 लाइक y इज इक्वल टू यू वाई टी यू साइन थीटा टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर होगा। एक तो आपके पास ये हो जाएगा, और दूसरा x डायरेक्शन की आप इक्वेशन लिखोगे तो उस टाइम तक देखो यहाँ तक 3 मीटर्स गिवन किया है, राइट। दिस इज़ 3 मीटर्स, तो 3 मीटर के बाद ये स्टार्ट करेगा मूव करना, तो और स्टेशनरी है तो हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ए इज़ कितना गिवन किया है, ए इज़ 1.5, सो हाफ इंटू 1.5 इंटू टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस ऑफ 3, बिकॉज इतना स्टार्टिंग में है। तो ये डिस्टेंस होगा एंड दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, इतना ही डिस्टेंस ये बेसिकली मूव किया होगा यहाँ से। तो यहाँ से कितना हम निकाल सकते हैं इसको, x कितना निकाल सकते हैं गाइज, दैट इज़ u cos थीटा इंटू टी हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टी, राइट। उतने टाइम में, इतने टाइम में। तो ये बेसिकली टाइम देखो यहाँ पे इक्वल है, y बेसिकली 1.25 होगा बिकॉज प्लैंक हमेशा उसी हाइट पे है, और t यहाँ पे होगा। एक इक्वेशन हमारे पास कहाँ से आई है, दिस माइनस ऑफ u cos थीटा दैट इज इक्वल टू हाउ मच, u साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से अभी आप कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इसमें आप t को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, u साइन थीटा इंटू टी, राइट, माइनस ऑफ जी टी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ u cos थीटा इंटू टी। पूरी इक्वेशन में मैंने t को मल्टीप्लाई कर दिया, तो u साइन थीटा इंटू टी को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज़ 1.25 प्लस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकते हो, राइट। एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ माइनस ऑफ जी टी स्क्वायर है हमारे पास, ये वाला, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू कॉस थीटा टी। तो यू कॉस थीटा टी है यहाँ पे माइनस पे आप लिख दो माइनस ऑफ हाफ इंटू 1.5 इंटू टी स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 3, ये आपके पास हो गया गाइज। तो अभी देखो यहाँ से आप कैसे इसको कर सकते हो फर्दर सॉल्व। दिस इज माइनस ऑफ मीन्स हाफ जी टी स्क्वायर माइनस ऑफ जी टी स्क्वायर, सो माइनस ऑफ जी टी स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0.75 टी स्क्वायर हो गया अपने पास माइनस में, एंड दिस इज माइनस ऑफ 3, सो 4.25 दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 5 टी स्क्वायर माइनस ऑफ 0.7 टी स्क्वायर। यहाँ से आप t कैलकुलेट करोगे, सो दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड गाइज। दिस t इज़ बेसिकली 1 सेकेंड, काफ़ी आसान है, देखो 4.25 आ गया, सो दैट इज़ 1 सेकेंड। तो टाइम आपके पास 1 सेकेंड आ गया। हमें पूछा क्या हुआ था, एक तो टाइम आफ्टर विच द स्टोन हिट्स द ऑब्जेक्ट, तो टाइम अपने पास 1 सेकेंड आ गया। एक और पूछा है u हमें पूछा है, तो अभी u वेक्टर आप कैसे निकालोगे जब आपके पास टाइम आ गया गाइज। तो उसके लिए आपको u cos थीटा और u sin थीटा दोनों निकालनी पड़ेगी, तो एक एक करके निकाल लो यहाँ से। अभी काफ़ी इजी, आपके पास सारे इक्वेशन है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो u sin थीटा यहाँ से आप निकाल लोगे, आपके पास टाइम है, तो 1.25 प्लस ऑफ 10 अपॉन 2 दैट इज़ 5 इंटू टी स्क्वायर दैट इज़ 1 स्क्वायर, मैंने इसको उधर लेकर आया, दैट इज इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू 1 बिकॉज टाइम इज़ 1। सो ये कितना हुआ, दिस इज़ 5.25, राइट, u sin थीटा इज़ 5.25, सो दिस इज़ j कैप 5.25 j कैप। अभी u cos थीटा आप यहाँ से निकाल सकते हो, ये 1 हो जाएगा आपके पास, एंड दिस इज़ 1, सो दिस इज़ 0.75 प्लस ऑफ 3, सो 3.75 i कैप प्लस ऑफ 5.25 j कैप, दैट इज़ बेसिकली व्हाट u वेक्टर, राइट। तो ये आपके पास u वेक्टर आ गया। तो काफ़ी आसान था गाइज, मतलब काफ़ी आसान तो नहीं बोलूँगा, बट अगर आप प्रैक्टिस में हो तो ये आप तुरंत कर सकते हो, मतलब आपके लिए जस्ट 30-40 सेकेंड्स का ही सवाल होगा अगर आप प्रैक्टिस में एक्चुअली हो तो यहाँ पे बस दो अच्छी अच्छी चीज़ों को मिक्स किया गया था, एक प्रोजेक्टाइल मोशन को और एक लीनियर मोशन को विद एन एक्सेलरेशन ऑब्वियसली, बट ऐसा कुछ नहीं था कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, आपको काफ़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए इस सवाल पे। तो ये था गाइज बेसिकली काइनेमेटिक्स के बारे में 1D एंड 2D जो मैंने बता दिया फ्रॉम द ईयर 2000 अप टू 2024 तक।
तो अभी मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।